नमस्ते छात्रों। मैं सिरसाट एसबी न्यू हाई स्कूल वानेगांव, तालुका फुलंब्री, जिला औरंगाबाद। मैं लोक भारती कक्षा 10वीं पाठ तीसरा वारे हमदर्द, ये आपको मैं इस पाठ की जो गरिमा है, ये गरिमा आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। उसके पहले जिस प्रकार से अपन कोरोना से जूझ रहे हैं, इसीलिए अपने मंडल ने इस प्रकार के नए नए उपक्रम जो है आपके आपके लिए, आपके शिक्षा के लिए, आपके जीवन के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास के माध्यम से मैं आपको ये जो पाठ है वारे हमदर्द, ये पढ़ाने जा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको जिस प्रकार से मैं समझाऊंगा वो समझ में आ जाएगा। जैसा बताया गया है कि वारे हमदर्द ये एक काल्पनिक कथा के माध्यम से जिस प्रकार से बताया गया है और प्रस्तुत ये जो पाठ है, ये एक हास्य व्यंग्य पाठ है और निबंध के तौर पर आपको सीखने के लिए दिया है। जिस प्रकार से इस पाठ के जो रचिता है घनश्याम अग्रवाल जी, जिनका अपन परिचय देखते कि उनका जन्म 1942 में महाराष्ट्र में ही अकोला जिले के अंदर हुआ है और उनका परिचय जिस प्रकार से उनकी रुचि अध्ययन काल से लेखन विकसित हुई और अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढते उसे धारदार व्यंग्य से डालना उनकी लेखन की विशेषता है। उनके कुछ प्रमुख कृतियां है, लेखन है, जिसे यहाँ बताया गया है कि हंसी धर के आईने और आज़ादी की टूम, इस प्रकार की उनकी कुछ कृतियां हैं। और इस गद्य संबंधी प्रस्तुत गद्य संबंधी उन्होंने बताया गया है कि ये हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है और हम जिस प्रकार से हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। उन्होंने बताया गया है कि जो हमदर्दी बताते, अपनापन बताते, लेकिन दुख के अंदर किस प्रकार अपनापन बताना और अपनापन किसे कहते हैं और अपनापन किस प्रकार से जताना चाहिए, अपनी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है कि दुख के अंदर सभी आप जो है अपने जो होते हैं उनको हमदर्दी जताते, लेकिन हमदर्दी जताने के भी कुछ कुछ अलग अलग तरीके होते हैं और किस प्रकार के तरीके होना चाहिए और किस प्रकार के तरीके नहीं होना चाहिए, ये इस वारे हमदर्द पाठ के जरिए रचिता घनश्याम अग्रवाल जी ने जिस प्रकार से रोचक माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं ज़्यादा न बोलते हुए पाठ की शुरुआत करने जा रहा हूँ कि देखिए ये जो पाठ है वारे हमदर्द, ये आप देखते हैं आपके सामने किताब की जो कुछ पन्ने हैं, तो उस प्रकार से बताया गया कि उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। लेखक कहते हैं, लेखक आपसे बात कर रहे कि उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक रोष आया और कार को गुस्सा अधिक आया। यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधी की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैं खामोश पूंजीवाद और समाजवाद झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, ये सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ आए। कहते हैं कि पूंजीवाद किस प्रकार का होता है, समाजवाद किस प्रकार का है, सामाजिकवाद किस प्रकार, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वह अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। ये जो भाषण सुन रहे थे वही उनके दिमाग के अंदर आ रहा था कि अपनी भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार है और अपनी पूंजीवाद किस प्रकार का है या समाजवाद किस प्रकार का है। ये उनके मस्तिष्क के अंदर वही बातें, वो जो भाषण सुन के आ रहे थे वही बातें जो है उनके दिमाग के अंदर चल रही थी
और जो उस लेखक जो है साइकिल चला रहे थे, जैसा कोई पूंजीवाद का दिमाग उनके दिमाग में आ रहा, और अर्थव्यवस्था पर जो भाषण सुना वो उसके माध्यम से उनके मस्तिष्क के अंदर जो बातें चल रही थी, और उसी प्रकार से वो साइकिल चला रहे थे और सामने से ये कार आई, और दोनों भी इस तरह घृणा से और बुरी नजरों से देख रहे थे और आपस में भिड़ गए और दुर्घटना हो गई। फिर दुर्घटना होने के बाद जिस प्रकार से इंसानियत अभी भी कायम है, इस प्रकार से सिद्ध करने के लिए कुछ मेरे तरफ जो लोग दौड़ आए, किस प्रकार आए कि आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया, इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उस उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराए वो पूछा, मैं कहाँ हूँ? इस प्रकार से मेरी दुर्घटना हुई थी, और जब मैं दुर्घटना होने के बाद मैं मेरी जब आँख खुल गई तो अपने आप को मैंने कहाँ देखा तो मैं पूछ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, और अब तो मेरी टांग टूट रही है। तो किसी ने कहा कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वो इसीलिए रुक रहा था। अब मैं उसकी टांगों की ओर देखता हूँ तो मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग टूटना। मुहावरा समझते हो आप? तो उनके मस्तिष्क के अंदर एक मुहावरा आ गया कि टांग टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसी एक खतरनाक शब्द है, फिर यही यदि उसके साथ सार्वजनिक चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। देखिए क्या कह रहे हैं कि जब उनकी आंख खुली तो लेखक ने पूछा कि भाई मैं कहाँ हूँ, तो वो एक सार्वजनिक अस्पताल में थे और सार्वजनिक अस्पताल में होने के बावजूद वो प्राइवेट वार्ड में थे, और एक जो इंसान थे, एक जो चेहरा था, इतना तेजी से जवाब दे रहा था, वो उसे लग रहा था कि इन्हों कब होश आता और मैं इनको सब बातें बताता। उसी तरह से वो मेरे साथ बात कर रहा है और कह रहा है कि आपका एक्सीडेंट हो गया था, आपकी दुर्घटना हुई थी, उसी दुर्घटना के अंदर आपकी एक टांग टूट गई है, और इस टांग टूटते ही मैंने देखा कि सही सलामत एक मेरी टांग है, लेकिन ये मेरी एक टांग जो है ये एक रेत की थैली से टंगी हुई है। मैं कांप उठा, लेखक कह रहे, और कांप इसलिए भी ज्यादा उठा कि मैं एक सार्वजनिक अस्पताल में हूँ। सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना और जिस प्रकार से ख्याल आता उसी प्रकार से मैं कांप उठता। अस्पताल वैसा ही एक ऐसा कहते हैं कि खतरनाक शब्द है, फिर यदि सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो फिर आत्मा से परमात्मा का मिलन कहते हैं जल्दी होने वाला है। क्योंकि जो सार्वजनिक लेखक का कहना है, लेखक का समझ है कि भाई जो सार्वजनिक अस्पताल में होते हैं उनका मरना तय होता है। उसी प्रकार का डर उन्हें लग रहा है, उसी डर के माध्यम से भी, और जिस प्रकार से अपन ये पाठ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, पहले मैंने आपको बताया था कि एक हास्य व्यंग कहानी के माध्यम से रचिता अग्रवाल जी ने ये पाठ लिखा है, और उन्हें जो एक जो उन्हें नुक्ता सूझता है कि एक मुहावरा सूझता है कि टांग टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में रहना। इसी प्रकार की वो बातें अपने मन में कह रहे। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। जिसकी मरीजों को खास जरूरत होती है, जनरल वार्ड का एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड ये
खुला निमंत्रण होता है। एक जैसा कि लेखक कह रहे कि टांग टूटने से ज़्यादा फिक्र उन्हें उन लोगों की है जो अभी हमदर्दी जताने आएंगे। और किस प्रकार के लोग हमदर्दी जताने आएंगे वो अगले पेज के ऊपर कि परिचितों और रिश्तेदारों और मित्रों, आओ जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही एक वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आती ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। देखो जिस प्रकार से लेखक को लगा कि अब जो रिश्तेदार आएंगे, परिचित आएंगे, मित्र आएंगे और जिस प्रकार से वो बदला लेंगे, किस प्रकार का बदला कि चलो मिलने तो जाना है, किस प्रकार की तकलीफ हो जाएंगी आगे के पैराग्राफ के अंदर बताया गया है कि अब उन्हें लग रहा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट जाएंगी। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वो इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपने एहसास चुकाए। इतनी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। देखो जिस प्रकार से लेखक को अभी डर लग रहा है मिलने वाले का, जो रिश्तेदार आएंगे, मित्र आएंगे, किस प्रकार उन्हें तकलीफ हो जाएंगी। और लेखक कहते हैं कि मुझे मिलने पहले कौन लोग आए, जो जिसका कुछ कभी टांग टूटी थी या कोई अस्पताल में बीमार था और मैं मिलने गया था, वो लोग आएंगे और क्या कहेंगे, देख बेटा, वक्त सब पर आता है, सबका एक दिन आता है। और लेखक कहते हैं कि दर्द के मारे एक तो मरीज वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिक का मतलब आप समझते हो, सिर्फ देखावापन, दिखाने के लिए, उसे अपन औपचारिकता कहते हैं। चाहते तो नहीं जाने का, लेकिन औपचारिकता होती, दिखावापन कहते, बताने के लिए कि मैं देख तू बीमार था तो मैं आया था, ऐसी औपचारिकता। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वह सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो वो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अंततः उन्हें मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। देखो जिस प्रकार से लेखक कह रहे हैं कि मुझे डर इस बात का है कि जो मिलने आएंगे, मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरी टांग टूट गई, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अब जो मिलने वालों की लाइन लग जाएंगे, मिलने वाले जो औपचारिकता बताने के लिए आएंगे, वो किस प्रकार का मुझे तकलीफ देंगे। और लेखक कहते भी जब भी कोई मरीज होता है, जो भी कोई बीमार होता है, पहले से वो बेचारा तकलीफ में होता है, नींद नहीं आती। और एक दिन लेखक ने तय किया कि आज कोई भी मिलने आएगा तो मैं मेरी आंखें नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़े रहूँगा। वैसे ही कहते हैं कि मेरे ऑफिस के बड़े बाबू जो है वो मुझे मिलने आए और मुझे सोया हुआ देखते वो जाने के बजाय वहीं रुके, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि मैं जिस प्रकार से इन्हें मिलने आया तो इन्हें कैसा पता चलेगा कि मैं इन्हें मिलने आया था, ये तो सोए हुए, इसलिए मैं कब जागता हूँ वो उसी मेरे जागने के लिए वो सोच रहे हैं कि भाई कब जागेंगे, कब नहीं जागेंगे, आँख कब खुलेंगी। और जब वो बैठे तो थोड़ी देर तक मुझे ऐसे हिलाते रहे। जब फिर भी मैंने मेरी आँख नहीं खोली तो वो मुस्कुराते हुए जो मेरी टांग टूटी थी वही उन्होंने जोर से दबाई और मैं दर्द से कहर कर उठा और कहते हैं अब कैसा है दर्द। देखो मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि अपनी फुर्सत से आते हैं। जब सोनाबाई अपनी आई थी, सोनाबाई एक औरत का नाम है, वो उनकी मोहल्ले में रहती है। और लेखक कहते हैं उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई
तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ए देखो बेटा चाचा जी। उनका अंदाज को ऐसा था कि चिड़िया घर में जिस प्रकार से कोई एक आधा जानवर बताते हैं, उसी प्रकार की परिस्थिति मेरे साथ सोनाबाई ने कही थी कि बच्चों को बताया कि ये देखो चाचा जी, जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है कि ये देखो बंदर, उसी प्रकार की बातें सोनाबाई जो है लेखक के साथ करी। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर, मेज यानी टेबल, कुर्सी टेबल रहता ना, उसी प्रकार का मेज यानी टेबल, और वो कोई मेज पे चढ़ रहा है तो कोई कुर्सी पे चढ़ रहा है। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी, कथकली नृत्य करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, और मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को जैसा घुरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई ये कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक कांपने लगा। देखो लेखक कहती कि भाई जिस दिन सोनाबाई अपने बच्चों के साथ मुझे मिलने आई, जो मेरे मोहल्ले में रहती और 4 बच्चों को साथ लेके आई थी, और तभी मुझे लगा कि आज कोई तो भी दुर्घटना होगी। और 4 बच्चे क्या किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, कोई कुर्सी पे खेल रहा है, कोई मेज पे खेल रहा है। उनकी जो लड़की थी वो लड़की मेरी दवा की शीशी की जो होती है वो शीशी को लेकर कथकली नृत्य करने लगी। इतना नहीं, एक जो उनका लड़का था वो जो मेरी टांग टूटी हुई टांग को रेत के थैली से लटका गया था, वो रेत के थैली से वो क्या कर रहा है, बॉक्सिंग खेल रहा है। इसी में ही इस प्रकार से सोनाबाई की लड़की के हाथ से जो है वो मेरी दवा की शीशी नीचे पटक गई, गिर गई और फूट गई। तभी सोनाबाई कहती है, देखो पेड़े खिलाओ, दवाई गिरना मतलब क्या होना, दवाई गिरना समझ लो आपकी बीमारी भूल जाना या बीमारी भाग जाना। इसके होने इतना कार्य होने के बाद 2 घंटे के बाद सोनाबाई वहाँ से चली गई, और चले जाते समय उन्होंने बता दिया कि मैं फिर आऊँगी बोलते ही मैं अंदर से इतना काँप गया, अंदर से इतना डर गया कि अब बाद में आने के बाद किस प्रकार का कार्य करती है या किस प्रकार की दुर्घटना मेरे साथ होती है, इस प्रकार का जो वो बता रहे हैं। इस पाठ के अंदर जिस प्रकार से यहाँ आ गया है कि श्रवणीय यानी सुनना है कि सार्वजनिक अस्पताल में, मैं जो इस प्रकार का यारो आपको बता रहा हूँ कि सार्वजनिक अस्पताल में जाकर किसी मरीज के उनके अनुभव सुनिए और अपने शब्दों में लिखिए कि आप अगर कहीं अस्पताल में गए, सार्वजनिक अस्पताल में जाने के बाद जो मरीज के अनुभव होते हैं वो आपको सुनना है कि भाई आपको किस प्रकार के जो अपने सगे संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, आपको किस प्रकार की तकलीफ देते हैं या आपका कोई दुख बांटते हैं, ये उनसे बातें आपको सुनना है। और पटनी के अंदर बताया गया है, देखो मैंने यहाँ पे आपको यारों से बताया है डॉट करके कि अस्पताल में जो अस्पताल में लगे सूचना फलक जो होते हैं, विज्ञापन जो होते हैं वो पढ़ना है, तथा कक्षा में भी इस प्रकार की चर्चा करनी चाहिए कि अस्पताल के अंदर किस प्रकार का फलक होता है, विज्ञापन किस प्रकार की, विज्ञापन यानी जाहिरात किस प्रकार की होती है, फलक इस प्रकार होता है। बड़ा अस्पताल रहा, कोई हड्डियों का इधर जाने के लिए रास्ता होता है, कोई ऑपरेशन या चिकित्सा के लिए, कोई दंत उसका रूम होता है, या अलग अलग जिस प्रकार से भी सूचना होती है, किस प्रकार की सूचना होती है, ये आपको सूचना सब कक्षा के अंदर हर एक छात्रों के साथ आपको करनी है। और आगे देखिए कहते हैं कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हट कर देते हैं, विशेष करके वो देखो औपचारिकता, मैंने इसके पहले आपको औपचारिकता का मतलब समझाया कि किस प्रकार औपचारिकता निभाते हैं, और औपचारिकता इस प्रकार के निभाते कि हद कर देते, किस प्रकार की हद कर देते, उनकी विशेष कर वे कौन से कि
रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं, जैसे कि एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी, उसमें से निकल कर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औधा पर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्द हटाई और जब मैंने मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। देखो, लेखक ने पहले ही कहा, देखो इस प्रकार पीछे बताया गया है कि कुछ लोग औपचारिकता किस प्रकार निभाते हैं कि रिश्तेदार जो होते हैं कुछ दूसरे गांव से मिलने आते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि टैक्सी उनके कमरे के सामने रुक गई, उसमें से निकलकर एक आदमी आती मेरी छाती पर सिर रखकर ऐसा औंधा पड़ा, जो पूरा उसका जो मुंह है छाती में घुसा कि इतना रो रहा है और कह रहा है कि हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो, ऐसी भली बुरी बातें कह रहा है और रोने पड़ा। फिर थोड़ी देर में उसने वो छाती से मुंह गड़ाए रखा था, वो बाजू में निकालते हुए उसने मेरी तरफ देखा। फिर धैर्य से उसने देखती कहा कि माफ़ करना भाई, मैं गलत कमरे में आ गया। आजकल लोग कहते ठीक बताते भी नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है, मतलब बाजू के कमरे में है। हाय हाय, अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वो चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आ रहा था, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। जो जिस प्रकार के वो टैक्सी से आया था, जो कार से आया था, उसका जो भाड़ा है उनके पत्नी को लगा, लेखक के घनश्याम अग्रवाल जी के पत्नी को लगा कि भाई ये मेरे पति को देखने आया है, कोई दूर का रिश्तेदार होगा या इनका कोई मित्र होगा या दोस्त होगा, कोई सगे वाला होगा, इसलिए वो टैक्सी का भाड़ा भी उनके पत्नी ने दिया। इसीलिए लेखक को उससे ज़्यादा अपने पत्नी पर गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने बिना पूछे वो टैक्सी के पैसे दिए थे। इस प्रकार की हमदर्दी होती है। किस प्रकार की हमदर्दी होती है आप समझते हो कि यहाँ बताया गया है कि औपचारिकता की हमदर्दी किस प्रकार होती है, दिखाने के लिए। जी आदमी ने जीवन के अंदर जिस प्रकार से भी अपन जीवन जीते हैं, तो सिर्फ एक दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, जो भी करना है मन के लिए करना है। लेकिन इस पाठ के अंदर जो अपन देख रहे हैं, ये एक हास्य व्यंग्य कहानी है। हास्य किस प्रकार होता है, किस प्रकार ये कहानी का हास्य बन जाता है, ये अग्रवाल जी ने आपको पढ़ने के लिए दिया है, सीखने के लिए दिया है। बाद में वो कहते हैं कि हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है जिनका नाम है लपकानंद। उनकी बेतुकी कविता से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से ही देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविता पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए हुए आ पहुँचे। आती ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में एक कविता बनाई। ये कहकर उन्होंने झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। देखो लेखक क्या कहते हैं, हमदर्दी जताने वाले किस प्रकार लोग होते हैं कि भाई ये कवि है जिनका नाम लपकानंद है, और उनकी जो बेतुकी कविता है, वो बेतुकी कविता से और सारा शहर परेशान है। और लेखक कहता है मैं भी अक्सर उनकी इस बेतुकी कविता से बड़ा परेशान रहता हूँ, और जब भी वो दिखते हैं सामने से तो मैं पीछे से भाग के चला जाता हूँ, क्योंकि जब भी वो मिलते हैं 2-4, 8-10, 10-20 कविता पिलाई देते हैं, मतलब बोल ही देते हैं कि सुनना ही पड़ता है। और इतनी बेतुक कविता होती है, उसके अंदर ना कोई रस होता है, ना कोई अर्थ होता है, बेतुकी होती है, बिना अर्थ की होती है। और वो कहने लगे कि भाई मैं 4-5 दिन से जो है वो कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था,
बड़ा अति व्यस्त था। और जब मुझे आप पता चला कि आपका इस प्रकार का हादसा हुआ तो मैं रात भर सोया नहीं, और उसी रात जिस रात मैं सोया नहीं उसी रात में मैंने ये कविता लिखी है आपके ऊपर, और अपने झोले में, अपनी शबनम में, अपनी थैली के अंदर उन्होंने थैली में से डायरी निकाली और लगे सुनाने किस प्रकार की कविता जो लिखी है। कौन किसने लिखी है? लपकानंद जी ने। कौन सी लिखी है? असम की राजधानी है शिलांग। क्या कहते हैं लपकानंद जी कि असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। देखो, असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। रॉन्ग मतलब समझते हो ना? तो उसी प्रकार की उन्होंने कविता लिखी, और कविता सुनती मुझे ऐसे देख रहे थे कि मानो उसकी एक आँख पूछ रही हो कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो कि बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पी ले और फिर कविता सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उन्हें विदा कर लिया। और जब कहते हैं मुझे देखकर तू भाग जाता था, अब तुझे सुनना ही पड़ेगा क्योंकि तेरी एक टांग तो टूटी है, तू भाग तो नहीं सकता, सिवाय अब मेरी कविता तुझे सुननी है। इस प्रकार की बेतुकी का कविता उन्हें सुना देते हैं, और लेखक जल्दी उन्हें चाय पिलाते हैं, और चाय पिलाते ही उन्हें बड़ी मुश्किल से विदा करते हैं, जाने के लिए कहते हैं अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। लेखक बेचारे मरीज है, टांग टूटी है, अस्पताल में भर्ती है, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते कि हे ईश्वर, अगर मुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं हमदर्दी जताने वाले। देखो, लेखक कहते हैं कि मेरी टांग तो टूटे भाई, पर टांग टूटे पर ऐसी जगह टूटे कि जहाँ कोई मुझे पहचान वाला नहीं हो, या कोई मुझे जानता नहीं हो, या कोई मुझे अस्पताल में मिलने ना आ जाए, इस प्रकार के जगह के सामने जगह पर मेरी टांग टूटे। क्योंकि जो बेदर्दी होती है ये हमदर्दी जताने वाले सिर्फ एक आत्मीयता के लिए, जिस प्रकार से अपन कहते हैं कि हमदर्दी भी जताते हैं तो किस प्रकार की जताते हैं, जो अपन कहते हैं कि किस प्रकार हमदर्दी जताना चाहिए, औपचारिकता के लिए नहीं, जो औपचारिकता के लिए ही कोई आता है, ये कोई औपचारिकता नहीं बताना चाहिए। जो अपना औपचारिकता होता है किस कार्य के अंदर करना चाहिए, जैसा सभी के मन के अंदर होता है, जो भी कोई अस्पताल के अंदर बीमार होता है एक औपचारिकता बताने के लिए अपन जाते हैं कि उसने देखा हाँ भाई कोई भी बीमारी के अंत में कोई दुख के किसी को अपन ने साथ देना ज़रूरी है, लेकिन किस प्रकार की साथ देना ज़रूरी है, उनका हौसला किस प्रकार बढ़ाना है, ये भी उसी प्रकार से देखना ज़रूरी है। नहीं तो लेखक के जैसी हालत अपनी भी होंगी। सभी अगर औपचारिकता बताने लगे तो लेखक की जैसी अपनी हालत होंगी। इसीलिए घनश्याम अग्रवाल जी ने इस प्रकार से वारे हमदर्द जो पाठ लिखा है, बड़ा ही रोचक, बड़ा ही अच्छा ये जो पाठ लिखा है मुझे अच्छा लगा है। और इसके अंदर जिस प्रकार का लेखन बताया गया है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार की उन्होंने श्रवणीय बताई, पठनीय बताई, और यहाँ कोई लेखन बताया कि किस प्रकार का, यहाँ देखो लेखन किस प्रकार बताया है कि रक्त बैंक के कार्य तथा रक्तदान कार्यक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठा करके अपनी कॉपी में लिखना है कि रक्तदान क्या है, रक्तदान किसे कहते हैं, रक्तदान का महत्व क्या होता है। ये अपने एक जो सबसे बड़ा दान होता है वो रक्तदान होता है। खून जो कहते हैं अपन, खूनदान करना, रक्तदान करना सबसे बड़ा दान होता है। ये अपने कक्षा में सभी छात्रों के अंदर आपने बातचीत करना जरूरी है। देखो, जिस प्रकार से भी कोई पाठ आते हैं, कोई कविता आती है, कोई हास्यव्यंग कहानी आती है, उसी में से आपको कुछ सीखना होता है। आपके जीवन के अंदर जिस प्रकार की आपका जीवन बढ़ता है, उस जीवन बढ़ने के लिए, उस अच्छे कार्य करने के लिए, जीवन के अंदर कुछ बनने के लिए ये इस प्रकार के लेखन जो होते हैं, चाहे वो हास्यव्यंग कहानी हो या गद्य हो, पद्य हो, हर एक कहानी है, जो भी कक्षा के अंदर पाठ होता है
वो आपके जीवन के ऊपर निर्भर होता है कि आपको उससे किस प्रकार की सीख लेनी चाहिए, ताकि ऐसा नहीं कि लेखक को किस प्रकार तकलीफ हो रही है उस तकलीफ और अपन किस प्रकार तकलीफ दे, नहीं, उसका सुझाव अपन किस प्रकार करते हैं, अपन दूसरों को किस प्रकार बता सकते हैं कि भाई औपचारिकता नहीं चाहिए, आपको कुछ मन से कुछ कार्य करना चाहिए। और संभाषीय, देखो संभाषणीय में क्या बताया है कि किसी सार्वजनिक तथा ग्राम पंचायत सभा के अंदर जो अंगदान के बारे में भी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहिए। जो अंगदान आप समझते हो कि सार्वजनिक जो ग्राम पंचायत होती है, जो भी अवयव होता है अपना, किसी का कोई लीवर डैमेज होता है तो जो आदमी गुजर जाता है, मर जाता है, तो आप उसका अंगदान जो अवयव दान कहते हैं मराठी के अंदर, वो भी अवयव अपन दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन अपन मरने के बाद भी अगर अपने आँखें दान करी किसको, तो अपनी आँखों से वो बेचारा दुनिया देख सकता है जो अंधा इंसान है। इसलिए कहते हैं जो अपने पास होता है उसकी कदर नहीं होती है। इसलिए यहाँ जो अंगदान दिया है, तो आँखों की कीमत वही जाने जिसको आँख नहीं है, हाथ की कीमत वही जाने जिसको हाथ नहीं है, पैर की कीमत वही जाने जिसको पैर नहीं है, कि कितना पैर से वो विकलांग होता है। जो भी अपने पास नहीं होता उसकी कीमत ज़्यादा होती है। और इसी प्रकार से जीवन के अंदर कोई वारे हमदर्द जो पाठ है, चाहे हास्य व्यंग हो, उसी से भी अपन कुछ सीख ले सकते हैं, उसी सीख से अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कोई शब्द संसार आ गया है, वो शब्द संसार की भी आपको स्वाध्याय के अंदर वर्ग पाठ के अंदर लिखना ज़रूरी है। और जो सूचना के अनुसार कृतियाँ दी है, वो कृतियाँ भी आपको बनानी है और अपने काफ़ी के अंदर लिख के लाना है और लिख के रखना है। और इसी प्रकार से जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति आपको पता है हर इम्तिहान के अंदर, परीक्षा के अंदर अभिव्यक्ति रहते हैं। और मरीज़ के मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसा सोनाबाई के 4 लड़के आए थे लेखक को मिलने, किस प्रकार से वो सोनाबाई के लड़कों ने तकलीफ़ दी है, तो इसीलिए यहाँ अभिव्यक्ति के अंदर दिया है कि मरीज के मिलने जाते समय आपने कौन कौन सी सावधानी बरतनी ज़रूरी है, किस प्रकार से अपने से मरीज को तकलीफ़ ना हो, ये बातें जो है आपको सीखना ज़रूरी है। उसी प्रकार का ये पाठ जो है वारे हमदर्द, जिसके रचनाकार थे घनश्याम अग्रवाल जी। मैं आशा करता हूँ ये जो हास्य व्यंग निबंध के तौर पे दुर्घटना के माध्यम से विनोद बड़ी ही रोचक से उन्होंने प्रस्तुत किया था, आपको पसंद आया होगा, आप हंसे होंगे, मज़ा लिया होगा। इससे ही आज का जो ये पाठ है मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।